साउंड के अपन ने सभी कॉन्सेप्ट जान लिए थे पिछले लेक्चरों में। अपन ने साउंड संबंधी जो पॉइंट्स थे, उसके डेफिनेशंस थी, उसके क्वेश्चंस थे, सब अपन ने जान लिया। अब लास्ट पॉइंट अपन साउंड की बात कर रहे हैं, वो है ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण या इसे आप कह दीजिए साउंड पॉल्यूशन। देखिए ये जो टॉपिक है एक तरह से ये कह सकते हैं जनरल साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पॉल्यूशन से लगभग हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, इनमें से पूछा जाता है। यहाँ अपन इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे पॉइंट, एक तो एकॉस्टिक साइंस यानी कि ध्वनि विज्ञान, ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान है उसे अपन कहते हैं एकॉस्टिक साइंस। 1987 के अंदर वायु जो प्रदूषण है उसी के अंदर ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया गया था 1987 में। यहां इस लेक्चर में अपन जानेंगे ग्रीन मफलर कि ग्रीन मफलर होता क्या है, जिसमें से कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में जानेंगे। ध्वनि के प्रदूषण को मापने वाला यंत्र कौन सा है और कितनी तीव्रता की ध्वनि अपने लिए प्रदूषण का कारण होती है, कितनी हानिकारक है, कितनी तीव्रता की ध्वनि जो है फुसफुसाहट की ध्वनि होती है, इन सबको अपन इस लेक्चर में देखेंगे स्पेशली। फिर लास्ट में अपन इसमें यह भी अपन जानेंगे कि जो मेलोडी होती है और जो नॉइज होती है यानी कि जो शोर होता है, इनके बीच में डिफरेंस है क्या, यानी कि सुस्वर ध्वनि और शोर के मध्य अपन ध्वनि भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसलिए इस लेक्चर को आप कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ ये भी अपन जानेंगे ध्वनि के शोर को या ध्वनि के प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से और उन्हें कम कैसे कैसे किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अपन ध्वनि विज्ञान यानी कि एकॉस्टिक साइंस, एकॉस्टिक या इसे कह सकते हैं अपन हिंदी में भी सकते हैं एकॉस्टिक, यानी कि एक प्रकार से ध्वनि विज्ञान। जहां अपन विज्ञान संबंधी बातें करते हैं वो है एकॉस्टिक विज्ञान, सॉरी साउंड संबंधी जहां बातें करते हैं वो ये है एकॉस्टिक कहते हैं अपन उसे। अब एकॉस्टिक यहां हो गया है। अब अपन सबसे पहले जाने कि शोर प्रदूषण है क्या, एक एक करके अपन पॉइंटों को जानेंगे। शोर प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशंस। इसको अपन देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं अवांछित जो ध्वनि होती है, यानी जिस ध्वनि को अपन पसंद नहीं करते हैं वही कैसी है, शोर है। तो अपन सिंपल कह सकते हैं अवांछित, यानी कि अनवांटेड, अवांछित ध्वनि। ध्वनि शोर कहलाती है। ये अपन ने एक सिंपल डेफिनेशन भी दे दी है जिसको आप इजीली याद रख सकते हो कि अवांछित ध्वनि ही क्या कहलाती है, शोर या नॉइस कहलाती है। इसे ही अपन रव भी बोलते हैं, ध्यान रहे, शोर को ही कहा जाता है रव। शोर का ही दूसरा नाम क्या है, रव है। अब बात अपन इसमें करें, देखो ग्रीन मफलर तो अपन इसे लास्ट में देखेंगे होता क्या। अगर अपन ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता या उसकी जो प्रबलता है वो मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, यहां आप कह दीजिए ध्वनि की प्रबलता, ये मापी जाती है डेसिबल में, जिसे कि आप इस तरह के सिंबल के रूप में लेते हैं। और इसका जो मापक यंत्र है, जिस यंत्र से इसे मापा जाता है वो है लार्म बैरोमीटर। लार्म बैरोमीटर नामक उपकरण से इस ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। यहां देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बैरोमीटर एक शब्द और होता है, वो भी एक उपकरण है। एक होता है बोलोमीटर। अगर आपके पास बैरोमीटर शब्द आता है, केवल बैरोमीटर शब्द आता है, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने में काम आता है। यानी कि बैरोमीटर का काम है वायुमंडलीय दाब का मापन, यानी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं
वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र, वो है बैरोमीटर। तो ध्यान रखना, लार्म बैरोमीटर तो ध्वनि की प्रबलता का यंत्र है। ध्वनि की प्रबलता का यंत्र क्या है? लार्म बैरोमीटर। जबकि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है बैरोमीटर। एक शब्द और आता है, आपको ध्यान हो तो, वो शब्द आता है अपने पास बोलोमीटर। वो होता है विकिरण मापक। विकिरण मापक यंत्र। तो देखो इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। वो होता है बोलोमीटर। विकिरण को मापने वाला यंत्र। तो देखिए यहां 3 यंत्र हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, कंफ्यूज ना हो। तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या देखा? एकॉस्टिक यानी ध्वनि विज्ञान। एक तरह से जिसमें अपन साउंड को स्टडी करते हैं वो एकॉस्टिक कहलाता है। फिर शोर प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन, शोर को ही क्या कहा जाता है? रव भी कहते हैं, कहीं कहीं रव लिखा मिलता है। अवांछित ध्वनि शोर कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। और इसका जो मापक यंत्र है ध्वनि की प्रबलता का, वो है लार्म बैरोमीटर। ये याद रखिएगा, लार्म बैरोमीटर। लेकिन वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र वो है बैरोमीटर। थोड़ा थोड़ा सा शब्दों का फर्क है, यहाँ लार्म शब्द और जुड़ गया बैरोमीटर के साथ साथ। और विकिरण मापक जो यंत्र है वो है बोलोमीटर। यहाँ ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस जो है थोड़ा थोड़ा सा, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अगर डेसिबल के अंदर अपन अगर इसकी प्रबलता को देखें, ध्वनि को, अगर ये प्रबलता 40 डेसिबल से कम है, L इज लेस देन 40 डेसिबल, 40 डेसिबल, तो इस तरह की ये ध्वनि होती है फुसफुसाहट की। इसे आप नोट कीजिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर L का मतलब ध्वनि की प्रबलता को अपन ले रहे हैं, अगर ये 40 डेसिबल से अगर कम है, L इज लेस देन 40 डेसिबल, तो ये फुसफुसाहट की ध्वनि कहलाती है। और अगर ये L की वैल्यू 40 से तो ज़्यादा है लेकिन 60 से क्या है? कम है। डेसिबल के अंदर ले रहे हैं अपन इसे, तो अपन लिख सकते हैं कि इन डेसिबल। तो डेसिबल सिंबल बार बार लगाया, आवश्यकता है नहीं। अगर ये 40 से 60 के बीच में है, यानी कि 40 से तो ज़्यादा है, L का मतलब ध्वनि की प्रबलता को ले रहे हैं अपन, और 60 से अगर कम है तो ये सामान्य वार्तालाप की ध्वनि होती है। इसे कहा जाता है सामान्य वार्तालाप, यानी सामान्य वार्तालाप में इतनी प्रबलता अपने पास आ जाती है। और अगर ये 60 से 80 के बीच में आ जाती है, यानी कि L की जो वैल्यू है 60 डेसिबल से तो ज़्यादा है लेकिन 80 से क्या है? कम है, यानी 60 से 80 के बीच में, तो इसे अपन शोर कह देते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, ये शोर आ जाता है। तो 40 डेसिबल से अगर कम तक की है तो इसे फुसफुसाहट कहते हैं। और अगर 40 से 60 के बीच में आती है तो इसे अपन सामान्य वार्तालाप की ध्वनि कह सकते हैं। और अगर ये 60 से 80 के बीच में आ जाती है तो इसे अपन शोर कह देते हैं। और अगर यही 90 से 110 के बीच में आ जाती है, 90 से 110 डेसिबल के बीच में आती है, तो ये कष्टदायक ध्वनि कहलाती है। कष्टदायक ध्वनि कहलाती है अगर ये 90 से 110 के बीच में आ जाती है। और अगर 160 से ज़्यादा हो जाए L की वैल्यू, यानी कि ध्वनि की प्रबलता 160 से अगर ज़्यादा डेसिबल में आ रही है, तो कान के पर्दे फट सकते हैं। कान के पर्दे फट सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ डाटाज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर 40 डेसिबल तक है तो फुसफुसाहट, यहाँ सबके साथ डेसिबल लगाएंगे अपन, मैंने यहाँ लिख नहीं रहा, लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू किस में है? डेसिबल में। L का मतलब ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड। अगर 40 से 60 के बीच में है सामान्य वार्तालाप कहलाएगी, 60 से 80 के बीच में है शोर कहलाएगी, 90 से 110 के बीच में कष्टदायक ध्वनि होगी, और अगर 160 से ऊपर है तो कान के पर्दे फट सकते हैं। ध्यान रखना ये एक निश्चित सीमा नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग मान है जो आप लगभग याद रख सकते हैं। 40 से 60 का मतलब हो सकता है कि 50 डेसिबल भी आ रहा है तो सामान्य वार्तालाप कहलाएगी।
एक लगभग मान है। यहाँ आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मेनली एक तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, डेसिबल में, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को अपन डेसिबल के रूप में माप रहे हैं। इसका मापक यंत्र है लार्म बैरोमीटर, याद रखिएगा लार्म बैरोमीटर, क्योंकि जब भी ये ऑप्शन होगा साथ में ये ऑप्शन भी साथ साथ होंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है बैरोमीटर और विकिरण का मापक यंत्र है वो है बोलोमीटर। यानी तीनों में थोड़ी थोड़ी सी भिन्नता है, बाकी एक जैसा नाम लग रहा है। देखो आप, बोलोमीटर, बैरोमीटर, लार्म बैरोमीटर, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर इसके आगे की फिर अपन बातें करते हैं कि इसमें कि ध्वनि प्रदूषण या यूं कह सकते हैं साउंड पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। साउंड पॉल्यूशन के सोर्स के बाद ध्वनि को कम करने के उपाय, सुस्वर ध्वनि पढ़ेंगे, ग्रीन मफलर भी अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। शोर को रव भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है इसके अंदर। तो अब अपन इसके अंदर जान लेते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारक या सोर्स ऑफ नॉइस। शोर के कारक क्या क्या हैं या सोर्स क्या है शोर के। तो देखिएगा क्या क्या अपने पास स्रोत हो सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के। वाहनों की ध्वनियां हो सकती हैं, वाहनों की ध्वनियां ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकती है वाहनों की। विस्फोटक हो सकते हैं, जितने भी विस्फोट होते हैं, जो भी विस्फोट होते हैं, विशेषकर सामान्य विस्फोट की बात करें तो जैसे इसके अंदर आ जाते हैं पटाखों का फटना, पटाखों का फटना, सामान्य विस्फोट इसी के अंदर आ गए। फिर अपन बात कर रहे हैं मशीनें हैं, जो भी मशीनें चल रही हैं, मशीनें आ गई हैं। विमान, रेलगाड़ियां, आवागमन के जो भी साधन हैं, विमान, रेलगाड़ियां, लाउड स्पीकर, टीवी सेट, लाउड स्पीकर, टेलीविजन सेट, मशीनें, विमान, रेलगाड़ियां, लाउड स्पीकर, टेलीविजन सेट, रेडियो, इसके अलावा रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कि ग्राइंडर, मिक्सी वगैरह होती हैं। रसोई घर के कुछ उपकरण ये भी ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। कूलर, एयर कंडीशनर, वातानुकूलर, कूलर जिसे अपन कहते हैं, या शॉर्ट में आप इसे कह दीजिए एसी, जिसका कंप्रेसर होता है, काफी आवाज होती है। तो देखो, सोर्स ऑफ नॉइस यानी कि शोर के स्रोत, शोर के स्रोत, शोर कह दो या ध्वनि प्रदूषण कह दो। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है? वाहनों की ध्वनियां हैं, विस्फोट यानी पटाखों का फटना, मशीनें, विमान, रेलगाड़ियां, लाउड स्पीकर, टेलीविजन सेट, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर और एसी, एयर कंडीशनर जो हैं, ये इसके स्रोत हो जाते हैं। अब इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन की अपन बात करें, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। शोर के प्रभाव, देखो तेज ध्वनि से दीवारों में दरारें तक पड़ जाती हैं, लेकिन अपन यहां मुख्य रूप से जो डिस्कस करेंगे ध्वनि प्रदूषण का, वो है स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिएगा, इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन यानी कि शोर के प्रभाव अपन देखें तो स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की बात करेंगे। स्पेशली अपन कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या प्रभाव इसके पड़ते हैं।
नहीं तो भौतिक जो फिजिकल इफेक्ट है उसमें से दीवारों में दरारें पड़ जाना और भी अन्य कई सारे अपन कारण इसके पढ़ते हैं, कई प्रभाव अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ मोस्टली अपन जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी क्या इफेक्ट आते हैं शरीर में। तो देखिए इसमें अपन क्या क्या कह सकते हैं। अगर लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर क्या हो सकती है, कम हो सकती है, समाप्त हो सकता है व्यक्ति बहरा भी हो जाए। तो सबसे पहला प्रभाव तो अपन लिखेंगे निरंतर प्रबल ध्वनि, निरंतर प्रबल ध्वनि के प्रभाव में, प्रबल ध्वनि के प्रभाव में, निरंतर प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता, व्यक्ति की सुनने की क्षमता, निरंतर प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी, यानी कि टेम्परेरी या परमानेंट रूप से कम हो जाती है, रूप से कम हो जाती है, यानी उसे कम सुनाई देने लग जाता है और हो सकता है वो बहरा भी हो जाए। अगला प्रभाव अपन ये दे सकते हैं कि अनिद्रा, यानी व्यक्ति को नींद ना आना, ये भी उसे एक समस्या हो सकती है। अनिद्रा की समस्या हो जाए, हो सकता है व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाए, यानी उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप रहने लग जाए। ये समस्या आ सकती है कि व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से उसको सुनाई कम देना जा सकता है, सुनाई कम सुनाई जा सकता है। अनिद्रा की समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप की समस्या यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, स्वभाव में उत्तेजना और आक्रोश आ जाए, यानी चिड़चिड़ापन आ जाए, स्वभाव में उत्तेजना व आक्रोश, स्वभाव में उसके में उत्तेजना और क्या आ सकता है, आक्रोश आ जाए, यानी कि सामान्य स्वभाव के बजाय उसका व्यवहार जो है चिड़चिड़ेपन के रूप में आ जाए। तो ये भी उच्च ध्वनि के प्रभाव में ज़्यादा समय तक रहने के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा नेत्र की पुतलियां फैल जाती हैं, नेत्र पुतलियां फैल जाती हैं। अगर प्रबल ध्वनि के प्रभाव में अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो उनकी पुतलियों का फैलाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेत्र की त्वचा उसकी पीली पड़ जाती है, स्किन येलो कलर हो जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा में पीलापन भी आ जाता है, ऐच्छिक पेशियां संकुचित हो जाती है। नेक्स्ट प्रभाव देखो, ऐच्छिक पेशियां संकुचित हो जाती हैं। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण के एक स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, निरंतर प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, नींद उसे नहीं आती है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, स्वभाव में उसके उत्तेजना और आक्रोश आ जाता है, नेत्र की पुतलियां फैल जाती हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है, ऐच्छिक पेशियां संकुचित हो जाती हैं। ये उसके प्रभाव में इतने ध्वनि के प्रभाव के फर्क पड़ते हैं। तो ये देखो अपने सोर्स ऑफ नॉइज तो अपने जान लिया था, अब इफेक्ट अपन जान रहे हैं, अभी कुछ प्रभाव और अपन जान लेते हैं। अब देखिएगा इसमें यहां तक के प्रभाव तो अपने जान लिए, कुछ और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।
ऐच्छिक पेशियां संकुचित हो जाती है, ये अपन ने जान लिया है। जठर रसों का स्त्रवण अवरुद्ध हो जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जठर रस जिसे अपन कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि पाचन तंत्र में काम आते हैं, जठर रस का स्त्रवण अवरुद्ध हो जाता है। यूँ कह सकते हैं जठर रसों का स्त्रवण यानी उनका सिक्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। जठर रसों का स्त्रवण यानी गैस्ट्रिक जूसों का जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं भी क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रभाव अपन और देख सकते हैं, रक्त में एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। देखो इसे स्पेशली याद रखिएगा, एड्रेनलिन की ध्वनि प्रदूषण के कारण किस हार्मोन की रक्त में मात्रा बढ़ जाती है, तो वो होता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि विषम परिस्थितियों में काम आने वाला हार्मोन है। इसकी मात्रा रक्त के अंदर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां अपन ने इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तंत्रिका पेशियों, तो तंत्रिका पेशियों में तनाव हो जाती है, चिंता और बेचैनी बढ़ जाती है, जो भी कह सकते हैं चिंता वे बेचैनी बढ़ जाती, ये लीजिए। तो यहाँ पर ने ध्वनि प्रदूषण है क्या, उस ध्वनि प्रदूषण में अपन ने डेफिनेशन देने के साथ साथ ध्वनि की प्रबलता के माप देख लिए, उसको मापने वाले उपकरण देखे, उनके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण के कारक क्या थे और उनके प्रभाव क्या है, स्वास्थ्य संबंधी वो चीजें देखी हैं। तो इसमें देखिएगा, एक तो अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, स्वभाव में उत्तेजना और आक्रोश, नेत्र पुत्रियां फैल जाती है, ये भी इसका एक विशेष प्रभाव होता है। त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, निरंतर अगर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में रहते हैं। ऐच्छिक पेशियां संकुचित हो जाती हैं, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पे। और एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जठर रसों का स्त्रवण क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी इनकी मात्रा घट जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छा बन सकता है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण संभव है घटना कि एड्रेनलिन हार्मोन की मात्रा घटना बढ़ना, इस तरह से दिया जा सकता है, जठर रसों की मात्रा घटना बढ़ना, कुछ भी ऑप्शन के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन इस पे बन जाता है। अब अपन देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के क्या क्या उपाय अपन अपना सकते हैं, यानी कि जो साउंड पॉल्यूशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं, जिसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे ग्रीन मफलर कि ये होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक के रूप में ले सकते हैं वो ले सकते हैं कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। शोर प्रदूषण को कम करने के उपाय, या यूं कह सकते हो उसका नियंत्रण करने के, कुछ भी हेडिंग मान सकते हो आप इसकी। तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं भाई, जिनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है उनको अपन कंट्रोल में कर दें। जैसे कि वायुयान है, रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन है, या जितने भी वाहन हैं आवागमन के, उनमें साइलेंसर लगाए जाएं। जो जनरेटर यूज होते हैं वो भी साइलेंसर वाले जनरेटर हो, ताकि ध्वनि प्रदूषण क्या हो, कम से कम किया जा सकता है। तो देखो कौन कौन से उपाय अपन इसके लिए कर सकते हैं, उसके अंतर्गत देखिएगा। कंट्रोल के अंदर सबसे पहले अपन बात करें वायुयान के इंजनों, क्योंकि वायुयान से मैक्सिमम साउंड पॉल्यूशन होता है। वायुयान के इंजनों, जो उसके इंजन्स हैं, वायुयान के इंजनों, यातायात के साधनों, औद्योगिक मशीनों, यातायात के साधनों, औद्योगिक
मशीनों, वायुयान के इंजनों, यातायात के साधनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों। तथा घरेलू उपकरण तथा घरेलू उपकरणों में साइलेंसर। भाई साइलेंसर को अपन कह सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया शोर को अपन रव भी कहते हैं, तो रव सामक युक्तियां, हिंदी में कहेंगे इसे अपन रव सामक युक्तियां। देखो हिंदी नाम यह है, जबकि इंग्लिश टर्म्स ये अपन ज़्यादा यूज लेते आए हैं, साइलेंसर। वायुयान के इंजनों, यातायात के साधनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में साइलेंसर यानी कि रव सामक युक्तियों, ये साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। लगाए जाने चाहिए, इनका उपयोग इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखें, मशीनें जितनी भी हैं, जो भारी मशीनें हैं जिनकी में आवाज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, उनको ध्वनि रोधी कमरों में लगाना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं मशीनों को ध्वनि रोधी कमरों में लगाया जाए, ताकि उनकी जो आवाज़ है वो बाहर नहीं जाए। तो मशीनों को ध्वनि रोधी कमरों में लगाया जाए, ये अपने जान लिया। और ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाए जिनसे शोर न हो, तथा अधिक शोर उत्पन्न करने वाली जो मशीनें उनमें तो ध्वनि रोधी कमरों में लगाया जाए। तो देखो अपन यूँ भी कह सकते हैं, ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाए जो शोर उत्पन्न न करें, और अगर शोर उत्पन्न करती हैं तो उन्हें क्या लगाया जाए, ध्वनि रोधी कमरों के अंदर लगाया जाए। अगर लगाया जाए तो शोर उत्पन्न करने वाले जितने भी क्रियाकलाप है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी हो, ये जहां पर लोग रह रहे हैं, आवासीय जो क्षेत्र हैं, वहां से इनको दूर लगाया जाना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके उपाय के लिए ये भी कह सकते हैं, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों, चाहे कोई इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, को आवासीय क्षेत्रों से, क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर, आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए, से दूर संचालित करना चाहिए, ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों और हवाई अड्डों को भी आवासीय क्षेत्रों से दूर विस्थापित कर देना चाहिए। हवाई अड्डों यानी कि हवाई अड्डों एवं शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से, हवाई अड्डों एवं शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए, को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए, आवासीय क्षेत्रों को दूर स्थापित करना चाहिए। दूसरा,
कि वाहनों के जो हॉर्न हैं वो अनावश्यक रूप से ना बजाए जाएं। कई लोग उसको अनावश्यक रूप से बजाते रहते हैं, तो ये भी एक ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। तो अपन कह सकते हैं वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तो देखिए ये अपन ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ उपाय जाने हैं। तो देखिए वापस से एक बार रिपीट कर दूं फटाफट से। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण को कम करने के उपाय भी कह सकते हैं अपन इसको। शोर प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय भी कह सकते हैं। शोर प्रदूषण को सीमित करने के उपाय, कम कर दो या कंट्रोल, ये लो, सीमित करने या रखने, सीमित रखने के उपाय, ये भी इसे कह सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, देखो वायुयान के इंजनों, यातायात के साधनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में साइलेंसर यानी कि रव सामक, रव कहते हैं अपन शोर को, रव सामक युक्तियां लगाए जाने चाहिए। मशीनों को ध्वनिरोधी कमरों में लगाया जाना चाहिए या लगाया जाए जो कि शोर उत्पन्न करती है। जो मशीनें शोर उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिरोधी कमरों में लगाया जाए। ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाए जो शोर उत्पन्न नहीं करें। शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। हवाई अड्डों एवं शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से उनको नहीं बजाना चाहिए। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है ध्वनि के प्रदूषण को ही नहीं, किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने का जो उपाय है वो है मैक्सिमम वृक्ष अपन को लगाए जाने चाहिए। वृक्ष, क्योंकि मैंने बताया है आपको एक लेक्चर में, अनुरमण में पहले से ही, कि लकड़ियां ध्वनि की अच्छी अवशोषक होती है। वृक्ष क्या करते हैं, ध्वनि को विकिरित भी कर देते हैं, एक तरह से फैला भी देते हैं, दूसरा शोर को कम करने में काम आते हैं। इसीलिए सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाए जाते हैं। ये ध्वनि को क्या करते हैं, विक्षेपित करने का भी कार्य करते हैं, विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। इसलिए सड़क के किनारों पर लगे जो वाहन हैं उनकी जो आवाजें होती है उन वृक्षों के द्वारा मैक्सिमम अवशोषित कर ली जाती है। और किनारों पर लगे इन वृक्षों को ही कहा जाता है ग्रीन मफलर। यानी ग्रीन मफलर का जो संबंध होता है वो है ध्वनि प्रदूषण से। तो इसको और अपन नोट करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। तो देखो वृक्ष जो है वो हर प्रकार के प्रदूषण को कम करने में सहायक है। वायु प्रदूषण ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी इनका उपयोग होता है और यही उपयोग इनका ग्रीन मफलर कहलाता है एक प्रकार से। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट यूज और अपन इसका एक जान लें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन इसका जान लेते हैं कि सड़कों के किनारों में, भवनों के आसपास, सड़कों के किनारों वे भवनों के आसपास वृक्ष लगाए जाएं। सड़कों के किनारों वे भवनों के आसपास वृक्ष लगाए जाएं। क्यों लगाए जाएं, क्योंकि अभी मैंने बताया। तो अब देखिएगा इसका जो पॉइंट है, क्या रीजन है, मैंने भी बताया था कि वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ, वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ, वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल के साथ ही उन्हें
उन्हें वायुमंडल में वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित, फैलाने में, एक तरह से विक्षेपित करने में सहायक होते हैं, के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष, इसी पॉइंट में अपन लिख रहे हैं, सड़कों के किनारे लगे वृक्ष, सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाजों को, वृक्ष लगे वृक्ष वाहनों की आवाजों को रोकते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाजों को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है, जिससे बस्तियों या कह सकते हैं आवासीय क्षेत्रों, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है। वृक्ष वाहनों की आवाजों को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर क्या होता है, कम पहुंचता है। इसीलिए सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को, इसलिए सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को ग्रीन मफलर भी कहते हैं, को ग्रीन मफलर, याद रखिएगा भाई इसको, को ग्रीन मफलर भी कहते हैं। यानी कि ये वृक्षों को ही कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि को क्या करते हैं, अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। तो देखो, नॉइज, शोर प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय अपन पढ़ रहे थे। कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सड़कों के किनारे में भवनों के आसपास वृक्ष लगाए जाएं। क्यों लगाए जाए, उसका कारण देखिएगा। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें, ये पॉइंट स्पेशल ही याद रखिएगा, के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाज़ों को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है। इसीलिए सड़कों के किनारे लगे वृक्षों को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ध्यान रहे, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। यानी कि वृक्षों, जो अपने सड़कों के किनारे वृक्ष लगा दिए हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, ताकि बस्तियों के अंदर शोर कम पहुंचे, इसीलिए इन वृक्षों को क्या कहा गया है, ग्रीन मफलर कहा गया है। अब अपन एक थोड़ा सा अंतर जान लें कि मेलोडी जो साउंड होती है और जो नॉइज होता है, यानी रव जो होता है, या यूं कह सकते हैं सुस्वर ध्वनि, और जो शोर है उसके बीच में क्या अंतर है, उसको और थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो अपने काफी पॉइंट्स इसमें ध्वनि प्रदूषण संबंधी जान लिए हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या थे, उन्हें कम करने के उपाय क्या क्या हैं, कितनी डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अपने लिए हानिकारक होती है, कितनी डेसिबल की ध्वनि कान के पर्दे फाड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने जान ली और समझ ली है। अब अपन थोड़ा सा जान लें सुस्वर ध्वनि और शोर। सुस्वर ध्वनि और यहां ले लेते हैं शोर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो ये आता है कि वह ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती है वो तो कहलाएगी सुस्वर ध्वनि, जैसे बांसुरी की ध्वनि हो गई, और वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगती है, अच्छी नहीं लगती है, वो कहलाती है शोर, जैसे वाहनों की आवाज़ आना। तो अपन ये कह सकते हैं, सबसे पहला तो ये कह सकते हैं वह ध्वनि जो कानों को रुचिकर लगे, वह ध्वनि जो कानों को
रुचिकर लगे, उसे अपन क्या कहेंगे, सुस्वर ध्वनि कहेंगे। और जो ध्वनि, वह ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे, वो कहलाएगी शोर कहलाएगी। फिर देखें अपन सुस्वर ध्वनि की, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के जो कंपन होंगे वो एक नियमित होंगे, या यूं कह सकते हैं निश्चित फ्रीक्वेंसी में होंगे। तो ये अपन यूं कह सकते हैं, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाली, इसमें ध्वनि उत्पन्न इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन, इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन नियमित तथा, नियमित यानी कि रेगुलर, तथा आवर्ती यानी कि पेरियोडिक यानी निश्चित समय के पश्चात दोहराने वाले। इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के कंपन नियमित तथा आवर्ती यानी कि रेगुलर एंड पेरियोडिक होते हैं। जबकि अगर इसमें अपन इस डिफरेंस को देखें तो ऐसा होगा नहीं, कंपन प्राय अनियमित और अनावर्ती होते हैं। कंपन प्राय अनियमित वे अनावर्ती होते हैं, यानी कि जिनकी एक निश्चित समय के पश्चात पुनरावृत्ति नहीं होती है, कंपन प्राय अनियमित वे अनावर्ती होते हैं। यहाँ अपन ने इनमें सिंपल से डिफरेंस देख लिए। एक और भी डिफरेंस अपन जान सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, सतत होते हैं, ये सतत नहीं होते। तो यहाँ अपन ने ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट इज कैसे।